सुप्रभात बच्चों। पिछले व्याख्यान में हमने तुल्यांकी चालकता एवं मोलर चालकताओं के बारे में पढ़ा तथा दुर्बल एवं प्रबल वैद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी एवं मोलर चालकताओं का सांद्रता के साथ परिवर्तन के बारे में पढ़ा। आज हम देखते हैं इसी से संबंधित कोलरास का नियम। कोलरास ने अनेक प्रबल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनु चालकताओं का अध्ययन किया तथा उन्होंने यह पाया कि समान धनायन तथा समान ऋणायन युक्त प्रबल विद्युत अपघट्यों के युग्मों के तुल्यांकी मोलर चालकताओं में अंतर स्थिर होता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक आयन विलयन की अनंत तनुता पर चालकता में एक निश्चित योगदान देता है जो अपघट्य के अध्ययन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है तथा इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघटन में अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट्य के सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए। जैसे अगर मान लें किसी विद्युत अपघट्य के धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलक चालकता क्रमशः लैम्डा m इनफाइनाइट, लैम्डा v पॉजिटिव इनफाइनाइट एवं v निगेटिव लैम्डा माइनस इनफाइनाइट है, जहाँ पर v पॉजिटिव एवं v निगेटिव विद्युत अपघट्य की सूत्र इकाई में उपस्थित क्रमशः धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड है तो इसकी जो मोलर चालकता अनंत तनुता पर होगी वह हाइड्रोजन आयन की चालकता और क्लोराइड आयन की चालकताओं की अनंत तनुता पर चालकताओं के योग के बराबर होती है। वैसे ही सोडियम क्लोराइड के लिए है। सोडियम क्लोराइड की मोलर चालकता अनंत तनुता पर सोडियम आयनों की और क्लोराइड ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। बेरियम क्लोराइड के लिए मोलर चालकता बेरियम आयन की और दो क्लोराइड आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। एसिटिक अम्ल के लिए हाइड्रोजन और एसीटेट आयन की चालकता और एल्युमिनियम सल्फेट के लिए दो एल्युमिनियम और 3 सल्फेट आयन की चालकताओं के अनंत तनुता पर चालकताओं के योग के बराबर होगी। अब इस नियम के कुछ अनुप्रयोग देखते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण, जैसे एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण कोलरास के नियम से सुगमता पूर्वक किया जा सकता है। एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता हाइड्रोजन आयनों एवं एसीटेट ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। अगर आयनिक चालकताएं ज्ञात नहीं हैं तो परोक्ष विधि में 3 ऐसे प्रबल विद्युत अपघट्यों का चुनाव किया जाता है
जिनकी मोलर चालकताओं के मानों के योग या अंतर जो वैद्युत अपघट्य हमने ले रखा है उसकी मोलर चालकताओं के मान को प्राप्त करने में होती है। जैसे मान लेते हैं एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता को निर्धारित करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम एसीटेट तथा सोडियम क्लोराइड का चुनाव किया जाता है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मोलर चालकता हाइड्रोजन और क्लोराइड आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगा। सोडियम एसीटेट की मोलर चालकता एसीटेट आयन और सोडियम आयन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगा और सोडियम क्लोराइड की मोलर चालकता सोडियम आयन और क्लोराइड आयनों की मोलर चालकताओं के बराबर होगा। अब इनमें एसिटिक अम्ल सोडियम एसीटेट इन दोनों की मोलर चालकताओं को जोड़कर सोडियम क्लोराइड की मोलर चालकता को अगर घटा दें तो एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता सुगमता पूर्वक प्राप्त हो जाती है। जैसे यहाँ पे इस परोक्ष विधि में दिखाया गया है। आप देखिए HCl की मोलर चालकता दिखाई गई है सोडियम एसीटेट की और सोडियम क्लोराइड की। अब HCl और सोडियम एसीटेट इन दोनों की मोलर चालकताओं को जोड़ करके सोडियम क्लोराइड की मोलर चालकता घटा दें तो हमको हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन की मोलर चालकता ज्ञात हो जाएगी या एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं विद्युत अपघटन और विद्युत अपघटन के नियम। विद्युत अपघटन क्या है? वह प्रक्रम जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है विद्युत अपघटन कहलाता है। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन या उसके गलित विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में उपस्थित आयनों का विपरीत ध्रुवों पर आक्सीकरण तथा अपचयन ही विद्युत अपघटन कहलाता है। यह प्रक्रम गैल्वेनिक सेल या बैटरी सेल से प्राप्त धारा को एक विद्युत अपघट्य के विलयन अथवा गलित अवस्था में स्थिर वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित किया जाता है। विद्युत धारा के प्रवाह करने पर विलयन में उपस्थित आयन विपरीत प्रकार के इलेक्ट्रोडों की तरफ गति करने लगते हैं। इस प्रक्रिया में धनायन कैथोड की ओर तथा गति करके कैथोड को अपचयित करता है तथा ऋणायन एनोड की ओर गति करके ऋणोड पर आक्सीकृत हो जाता है। तो इलेक्ट्रोडों पर होने वाली आक्सीकरण या अपचयन अभिक्रियाओं को ही हम विद्युत अपघटन कहते हैं। अब विद्युत अपघटनी सेल क्या है? एक विद्युत अपघटनी सेल वह युक्ति है जिसमें विद्युत अपघटन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ही परिवर्तित करते हैं। जैसे आप देखिए एक प्रारूपिक विद्युत अपघटनी सेल दिया हुआ है। इसमें एक पात्र है जिसमें वैद्युत अपघट्य का विलयन लगा हुआ है तथा भरा हुआ है तथा दो इलेक्ट्रोड को बैटरी के माध्यम से जोड़ करके विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है। इसमें स्पष्ट है कि ऋणायन एनोड की तरफ गति कर रहे हैं तथा धनायन कैथोड की तरफ गति कर रहे हैं। धनायन कैथोड पर जाकर के अपचयित होंगे तथा ऋणायन एनोड पर जाकर के आक्सीकृत होंगे। इसमें यह ध्यान देने योग्य बात है कि एक विद्युत अपघटनी सेल में एनोड की पोलरता धनात्मक तथा कैथोड की पोलरता ऋणात्मक होती है। अब इसकी क्रियाविधि क्या है?
वैद्युत अपघटन की क्रियाविधि को आयनन के सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या करते हैं। इसके अनुसार विद्युत अपघट्य को जब किसी उचित विलायक में घोलते हैं तो वो दो विपरीत प्रकार के आवेशित आयनों, धनायनों या ऋणायनों में टूट जाता है। ये धनावेशित जो आवेशित कण हैं इनको आयन कहते हैं। अब वे आयन अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे विलयन में तो ये आयन गतिशील हो जाते हैं और जो धनायन है वह कैथोड की ओर तथा ऋणायन एनोड की ओर गति करता है। धनायन कैथोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और इस प्रकार वे कैथोड पर अपचयित होते हैं तथा ऋणायन एनोड पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करते हैं और वो वहाँ पर आक्सीकृत होते हैं। आयनों के उदासीन पदार्थ में परिवर्तित होने की क्रिया को प्राथमिक परिवर्तन कहते हैं। यह प्राथमिक परिवर्तन से निर्मित उदासीन पदार्थ इन संबंधित इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होते हैं तथा पुनः क्रिया करके अंतिम उत्पादों का निर्माण करते हैं जिसको द्वितीयक परिवर्तन कहा जाता है। अब जैसे गलित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूटता है। कैथोड पर सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपचयित होता है सोडियम परमाणु में या उदासीन सोडियम में। एनोड से पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन निकालती है और क्लोरीन का परमाणु बनाती है तथा दो क्लोरीन के परमाणु क्लोरीन गैस का निर्माण करते हैं। तो क्लोरीन में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों परिवर्तन होता है। अब इसके उत्पाद की कसौटी क्या है? जैसे जो ऊपर की क्रियाविधि है वो गलित लवणों के विद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पादों की प्रकृति ज्ञात करने में सहायक है, लेकिन इसके आधार पर लवणों के जलीय विलयनों में विद्युत अपघटन की व्याख्या को नहीं कर सकते। जैसे सोडियम क्लोराइड का सांद्र जलीय विलयन में विद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर सोडियम के स्थान पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, जिससे यह स्पष्ट है कि ऊपर की विधि के द्वारा इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। जैसे आप देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा अगर प्रवाहित करेंगे तो क्लोराइड आयन तो क्लोरीन में परिवर्तित होगा, लेकिन जल भी अपघटित होता है और हाइड्रोजन गैस और हाइड्रॉक्सिल आयन बनाता है और यह हाइड्रॉक्सिल आयन विलयन से सोडियम को आयनों को लेकर के सोडियम हाइड्रॉक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब देखते हैं विद्युत अपघटन की परिणात्मक अभिमुखता। माइकल फैराडे ने 1832 में विद्युत अपघटन का गहन अध्ययन किया और इलेक्ट्रोडों पर मुक्त उत्पादों की विलयन मात्राओं एवं विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के मध्य एक संबंध स्थापित किया गया जिसको फैराडे के विद्युत अपघटनी नियमों के रूप में जानते हैं। इनका जो प्रथम नियम है
उसके अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। यदि हम मान लें कि विलयन में Q कूलाम विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोड पर W ग्राम पदार्थ यदि मुक्त होता है तो फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार W समानुपाती Q के, या आवेश बराबर, चूंकि आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय होता है अर्थात Q = IT, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा W समानुपाती I × T, या W बराबर Z × I × T, जहाँ पर Z एक स्थिरांक है जिसको विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। यदि हम ये मान लें कि किसी विद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ का वह द्रव्यमान है जो विलयन में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड करने पर प्रवाहित करने पर मुक्त होता है। W = Z, where I = 1 एम्पीयर and T = 1 सेकेंड। अब आते हैं फैराडे के द्वितीय नियम। द्वितीय नियम ये कहता है कि जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि W1 समानुपाती E1, W2 समानुपाती E2, या W1/W2 बराबर E1/E2। W1 को हम लिख सकते हैं Z1 × IT, W2 को लिख सकते हैं Z2 × IT, या Z1/Z2 बराबर E1/E2। यहाँ से निकाल लेते हैं। आप चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए क्या होगा, विद्युत धारा समान है, इसको सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में प्रवाहित कर रहे हैं। तो होगा क्या, सिल्वर नाइट्रेट में इलेक्ट्रोड पर सिल्वर एकत्रित होगा, कॉपर सल्फेट में कॉपर एकत्रित होगा और सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन मुक्त होगी। तो यहाँ पे क्या है, एकत्रित सिल्वर का द्रव्यमान बटे एकत्रित कॉपर का द्रव्यमान बराबर सिल्वर का तुल्यांकी भार बटे कॉपर का तुल्यांकी भार। वही चीज़ है W1/W2 बराबर E1/E2। नियम ये कहता है कि अगर समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ मुक्त होंगे यानी सिल्वर, कॉपर और हाइड्रोजन, इनके द्रव्यमान इनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होंगे। ये हमने आपको बता दिया E समानुपाती Z के, या E = FZ के, जहाँ F एक स्थिरांक है जिसको फैराडे स्थिरांक कहा जाता है। इसका मान 96,500 कूलाम है। Z बराबर E/F अर्थात विद्युत रासायनिक तुल्यांक बराबर तुल्यांक भार बटे फैराडे स्थिरांक, या तुल्यांक भार बटे 96,500 ग्राम प्रति सांद्रता या प्रति तुल्यांक कह सकते हैं। C-1 लिखा गया है। अब आते हैं फैराडे के नियम तथा विद्युत अपघटन की परिणात्मक अभिमुखता। फैराडे के नियमों के आधार पर विद्युत अपघटन की परिणात्मक अभिमुखता की विवेचना हम कर सकते हैं निम्न प्रकार से। फैराडे का द्वितीय नियम
यह कहता है कि विद्युत की समान मात्रा सभी पदार्थों की रासायनिक रूप से तुल्यांक मात्राओं को मुक्त करती है। यानी प्रथम नियम के अनुसार जेड डब्ल्यू इक्वल टू जेड इंटू आई टी या जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू बटे आई टी। अगर इस मान को हम E बराबर एफ इंटू डब्ल्यू बटे आई टी के रूप में रखें, यदि I इंटू टी 1 फैराडे होगा तो W इज इक्वल टू E, अर्थात किसी पदार्थ के एक तुल्यांक को मुक्त करने के लिए 1 फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी। अगर देखें A प्लस प्लस E माइनस इज इक्वल टू A का एक तुल्यांक या B माइनस इज इक्वल टू B प्लस E माइनस एक तुल्यांक B का और इलेक्ट्रॉनों का एक मोल, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का एक मोल या B का एक तुल्यांक निकालने के लिए 1 फैराडे की आवश्यकता होगी, या A का एक तुल्यांक A पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉनों के एक मोल द्वारा प्राप्त करने पर भी 1 फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी। यह फैराडे के नियम की परिणात्मक अभिमुखता कहलाती है। अब आते हैं, चूंकि किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर किसी भी पदार्थ के एक तुल्यांक मुक्त होने के लिए 1 फैराडे की विद्युत की आवश्यकता होती है, अतः इलेक्ट्रॉनों के एक मोल पर उपस्थित आवेश की मात्रा 1 फैराडे होनी चाहिए। या हम देख सकते हैं 1 फैराडे बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश गुणे अवोगाद्रो की संख्या, या 1.602 गुणे 10 पर घात ऋण 19 गुणे 6.022 गुणे 10 पर घात 23 अवोगाद्रो संख्या, यह आती है 96,488.5 तुल्यांक प्रति मोल, और ये संख्या भी फैराडे संख्या कहलाती है 96,488.5। यदि किसी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के n मोल निहित हैं तो अभिक्रिया में निहित विद्युत की कुल मात्रा Q होगी, और Q इज इक्वल टू होता है NF। Q इज इक्वल टू NF, अर्थात 1 मोल इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने पर जितनी विद्युत उत्पन्न होती है उसको 1 फैराडे कहते हैं। अब आते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल उस युक्ति को कहा जाता है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसका निर्माण एक उपयुक्त ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड को एक उपयुक्त अपचयन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर किया जाता है। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ है एक इलेक्ट्रोड, कापर सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ है एक इलेक्ट्रोड। दोनों को पोरस प्लेट या सरंध्र प्लेट के द्वारा पृथक किया गया है, और तथा इन दोनों को इलेक्ट्रोडों को एक साथ जोड़ करके विद्युत धारा का निर्माण किया जा सकता है, या इन दोनों विलयनों को सरंध्र पात्र से न जोड़ करके एक साल्ट ब्रिज से जोड़ते हैं, जो विद्युत धारा जिसमें विद्युत धारा का सुचालक वैद्युत अपघट्य भरा होता है। तो इस प्रकार से दो इलेक्ट्रोडों को एक साथ जोड़ करके हम गैल्वेनिक सेल का निर्माण कर सकते हैं। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड पर संपन्न होने वाले ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं।
इन इलेक्ट्रॉनों को यदि वहाँ से न हटाया जाए तो वे इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होकर के ऋणात्मक विभव देंगे। वैसे ही अपचयन इलेक्ट्रोड पर अपचयन इलेक्ट्रोड की क्रिया के द्वारा धनात्मक विभव उत्पन्न होता है। जब दोनों इलेक्ट्रोडों को आंतरिक तथा बाह्य परिपथ से जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में से ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड से अपचयन इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। इलेक्ट्रॉनों का यह प्रवाह दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य स्थित विभवांतर के कारण होता है तथा इस प्रकार से एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है एनोड तथा जिस पर अपचयन होता है उसको कैथोड कहते हैं। एक गैल्वेनिक सेल में एनोड की ध्रुवता ऋणात्मक तथा कैथोड की ध्रुवता धनात्मक होती है। अब लवण सेतु क्या है और इसकी कार्यप्रणाली क्या है? एक यू आकार की नली जिसमें किसी निष्क्रिय विद्युत अपघट्य जैसे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट इत्यादि के सांद्र विलयन भरे जाते हैं अथवा इनमें से किसी विद्युत अपघट्य का एगर एगर या जिलेटिन में बना अर्ध ठोसीकृत विलयन भरा जाता है। निष्क्रिय विद्युत अपघट्य से तात्पर्य यह है कि ये न तो सेल में निहित रिडॉक्स अभिक्रिया में भाग लेता है और न ही दोनों अर्ध सेलों में उपस्थित विलयनों से क्रिया करता है। यह एक अर्ध सेल से दूसरे अर्ध सेल में आयनों के परिगमन को सुगम बनाकर विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है तथा यह दोनों अर्ध सेलों में उपस्थित हुए विलयनों की विद्युत उदासीनता को अक्षुण्ण भी रखता है। जैसे हम इस चित्र में देखें, एक डेनियल सेल की लवण सेतु कार्य प्रणाली को प्रदर्शित किया गया है। इसमें एक इलेक्ट्रोड है जिंक और जिंक सल्फेट का, दूसरा इलेक्ट्रोड है कापर और कापर सल्फेट का। इसको एक साल्ट ब्रिज से जोड़ा गया है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड भरा हुआ है। अब पोटेशियम क्लोराइड अगर विद्युत अपघटन इसका होगा मान लेते हैं तो पोटेशियम और क्लोरीन में क्लोराइड आयन जिंक सल्फेट के विलयन की तरफ और पोटेशियम आयन कापर सल्फेट के विलयन की तरफ गति कर लेगा। चूंकि जिंक की छड़ विलयन के सापेक्ष ऋणावेश में है तथा कापर की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेश में है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से कापर इलेक्ट्रोड की तरफ पारगमन करते हैं और यह साल्ट ब्रिज केवल दोनों विलयनों के वैद्युत अपघट्यों को जोड़े रखता है। अब अर्ध सेल की क्या अवधारणा है? अर्ध सेल की अवधारणा किसी भी विलयन में जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयनिक विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष ऑक्सीकृत या अपचयित होती है और यह एक पूरी जो युक्ति है वो अर्ध सेल कहलाती है। अब इसके अनुसार किसी भी गैल्वेनिक सेल को निरूपित किया जाता है तथा उसकी अर्ध अभिक्रिया भी लिखी जाती है।
एक अर्ध शेल को इलेक्ट्रोड की भांति कार्य कर रही धातु के संकेत तथा धातु के संपर्क में स्थित वैद्युत अपघट्य के आयन के संकेत के मध्य एक ऊर्ध्व रेखा खींचकर निरूपित किया जा सकता है। जैसे अगर ऑक्सीकरण अर्ध शेल है तो Mn+, अगर अपचयन अर्ध शेल है तो Mn+ और M, जिसमें ऑक्सीकरण या अपचयन अर्ध अभिक्रिया परिलक्षित होती है। जैसे मान लीजिए जिंक धातु ऑक्सीकृत होती है तो ऑक्सीकरण अर्ध शेल बनाता है, इसको लिखते हैं जिंक डबल आयन धनात्मक। कापर अपचयन की क्रिया देता है, इसलिए कापर धनात्मक कापर से लिखते हैं। विलयन के मोलर सांद्रण को आयन के सूत्र के पश्चात कोष्ठक में व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए जिंक द्विधनायन C1 या कापर द्विधनायन C2 कापर। यहाँ C1 और C2 जिंक और कापर आयनों के सांद्रण को व्यक्त करते हैं। अब एक गैल्वेनिक सेल को निरूपित करते समय ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड को सदैव बाईं ओर तथा अपचयन इलेक्ट्रोड को सदैव दाहिनी तरफ लिखा जाता है। जैसे देखो जिंक ध्वनायन एनोड का काम करता है और कापर क्यूप्रिक आयन कापर कैथोड का काम करता है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य एक द्विऊर्ध्वाधर रेखा खींचने के बाद संपूर्ण सेल को निरूपित किया जा सकता है, या डेनियल सेल को निरूपित करने के लिए हमने देखिए लिखा हुआ है जिंक द्विधनायन द्विऊर्ध्वाधर रेखा क्यूप्रिक आयन कापर। अब आते हैं सेल अभिक्रिया एवं गिब्स मुक्त ऊर्जा। गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक गैल्वेनिक सेल में विद्युत धारा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी रासायनिक अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। इस रिडॉक्स अभिक्रिया को ही उस सेल की अभिक्रिया कहा जा सकता है। जैसे आप देखिए जिंक से जिंक द्विधनायन बनता है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके। कापर द्विधनायन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है क्यूप्रिक आयन और कापर में परिवर्तित होता है। तो जो सेल अभिक्रिया हुई जिंक प्लस कापर द्विधनायन इज इक्वल टू जिंक द्विधनायन प्लस कापर। यहाँ पर जो सेल उत्क्रमणीय रूप से वैद्युत कार्य करता है, या एक गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कार्य करने की दशा में अर्थात सेल अभिक्रिया के संपन्न होने की दशा में सेल विद्युत आवेश को बाह्य परिपथ में प्रेषित कर वैद्युत कार्य को संपन्न कराता है। सेल में किया गया वैद्युत कार्य तंत्र की मुक्त ऊर्जा में कमी के संगत होता है। सेल अभिक्रिया में निहित मुक्त ऊर्जा परिवर्तन तथा सेल के सेल विभव के मध्य एक निश्चित संबंध है। जब सेल उत्क्रमणीय रूप से वैद्युत कार्य करता है अर्थात सेल से एक अनंत अल्प विद्युत धारा ली गई है, तो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा RG सेल के द्वारा किए गए वैद्युत कार्य के बराबर होता है, या डेल्टा RG इज इक्वल टू W इलेक्ट। यदि तंत्र मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ऋणात्मक है तो तंत्र परिवेश पर वैद्युत कार्य संपन्न करता है, तथा यदि तंत्र का मुक्त ऊर्जा परिवर्तन धनात्मक है
तो तंत्र द्वारा कोई वैद्युत कार्य नहीं किया जाता, अर्थात कोई वैद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती है। अब हम इसको यहां से देख सकते हैं। माना कि गैल्वेनिक सेल में संपन्न होने वाली सेल अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के n मोलों का स्थानांतरण निहित है तथा सेल का सेल विभव EMF E है। सेल अभिक्रिया में निहित कुल आवेश बराबर NF, जहाँ F फैराडे संख्या अर्थात सेल द्वारा संपन्न वैद्युत कार्य W इलेक्ट बराबर आवेश गुणे EMF या W इलेक्ट इज इक्वल टू माइनस NFE सेल। तंत्र द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है, इसलिए इसको ऋणात्मक लेते हैं। W इलेक्ट का यह वैद्युत कार्य है जो एक गैल्वेनिक सेल से प्राप्त किया जाता है। तो इससे हम समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, डेल्टा RG इज इक्वल टू NFE सेल। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन तथा सेल के EMF के बीच में एक संबंध स्थापित होता है। यदि सेल मानक अवस्थाओं में कार्य कर रहा है, अर्थात सेल अभिक्रिया में निहित सभी अभिकारक तथा उत्पाद मानक अवस्थाओं में हैं, तो डेल्टा RG0 इज इक्वल टू माइनस NFE सेल। यह एक संबंध स्थापित होता है गिब्स मुक्त ऊर्जा, फैराडे संख्या और मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल के मध्य। आज के लिए इतना ही। एनी क्वेश्चन? थैंक यू।